विगत 3 दशकों से प्रदूषण की मार झेल रही बानेश्वरी यानी दहा नदी की कहानी भी देश की बहुत सी छोटी नदियों की तरह है, जो कभी अपने अविरल प्रवाह से मुख्य नदियों को सहायता देते हुए प्राकृतिक तंत्र को बनाए रखती थी। आज यह नदियां या तो समाप्त हो चुकी हैं या फिर लुप्त प्राय होकर अपने अंतिम दिन गिन रही है। दहा नदी भी कुछ ऐसी ही विकट परिस्थितियों से जूझ रही है। बिहार के सीवान जिले की जीवन रेखा माने जाने वाली यह नदी आज किसी नाले के समान दिख रही है, जिसमें न तो प्रवाह बचा है और न ही जलीय जीवन। 80 के दशक के बाद से ही दहा धीरे धीरे प्रदूषण की चपेट में आने लगी थी, लेकिन आज तक न तो प्रशासन ने इस नदी की सुध ली और न ही आम जन का सरोकार इस नदी से है। यह बेहद दुखद है कि लाखों लोगों के जीवन से जुड़ी एक नदी आज आबादी के बोझ तले दबकर एक संकुचित सा नाला बनकर रह गई है और किसी के पास इसके प्रति जवाबदेही नहीं है। यहां तक कि सीवान जिले के बाढ़ नियंत्रण विभाग की सूची में भी इस नदी का अता पता नहीं है। आइए जानते हैं इस नदी का इतिहास, भूगोल, पौराणिक मान्यताएं और समस्याएं, ताकि दहा नदी के जीवन के साथ जुड़कर इसके बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा सके। और इसी के तहत आज हमारे बनाने का यही मकसद है कि लोग इस वीडियो के माध्यम से जागरूक हो सके और इस दहा नदी को बचाने का प्रयास किया जा सके, ताकि जो भविष्य की जो भविष्य है, आप समझ सकते हैं कि जहां भी नदी होता है आसपास का एरिया जो है बिल्कुल एक उपजाऊ रहता है, और जो जहां भी नदियां रहती है, जो आसपास का जो ग्राउंड वाटर होता है वो भी जो है मेंटेन रहता है। लेकिन जिस तरह से दहा नदी प्रदूषण का मार झेल रही है, लगता है कि आने वाले समय में ये नदी जो है बिल्कुल सरस्वती नदी के जैसे और यमुना नदी के जैसे भी इसका हाल जो है अब होने वाला है। इस नदी से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं में सर्वप्रमुख है कि जनकपुरी से अयोध्या लौटने के क्रम में माता सीता को प्यास लगने पर लक्ष्मण ने अपने बाण से धरती में छेद किया था, जिससे वहां एक जलधारा प्रकट हुई। इसी कारण इसे अपने उद्गम स्थल से बाणगंगा अथवा बानेश्वरी भी कहा जाता है। आज भी इसके किनारों पर अमावस्या पूर्णिमा तिथि पर श्रद्धालु पूजन के लिए आते हैं। साथ ही वर्ष में 2 बार होने वाली छठ पूजा के अवसर पर लोग दहा नदी के किनारे बने घाटों पर ही पूजन करते हैं और आचमन के लिए नाला बन चुकी दहा के जल को ही पीने पर विवश है। बिहार के गोपालगंज स्थित सासा मूसा चंवर से निकलने वाली इस जलधारा का स्रोत एक आर्टिजन कुआं है, जहां से यह नदी सीवान और सारण जिले में लगभग 85 किलोमीटर का सफर करती है। यह नदी जिले के 6 प्रखंडों क्रमशः बरहड़िया, सदर, हुसैनगंज, हसनपुरा, सिसवन व आंदर प्रखंड से होकर गुजरती है और मुख्यतः यह वर्षा जल पर आधारित नदी है। आज से 30 से 40 साल पहले यह नदी काफी चौड़ी और स्वच्छ हुआ करती थी और इसके आसपास वन क्षेत्र होने से इसकी भूजल रिचार्ज क्षमता काफी अधिक थी, जिसके चलते यह सदा नीरा होकर बहा करती थी। इस जिले में सफर तय करने के बाद यह नदी छपरा के फुलवरिया ताजपुर के निकट सरयू में मिल जाती है। अपने उद्गम स्थल पर ही गोपालगंज की सासा मूसा चीनी मिल का प्रदूषित पानी मिलने से यह नदी विषाक्त हो रही है। इससे यहाँ का जलीय जीवन बिल्कुल समाप्त हो चुका है। कहा जाता है कि आज से 40 वर्ष पूर्व यह नदी तटीय क्षेत्र के इलाकों के लिए पेयजल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत थी। फिर समय बदलने के साथ ही इसके किनारों पर अतिक्रमण शुरू हुआ। किनारों पर अतिक्रमण के चलते आज कई स्थानों पर दहा किसी संकुचित नाले की तरह रह गई है। इसके किनारों पर सैकड़ों गांव बसे हुए हैं और यहां ग्रामीणों के लिए दहा किसी कचरा डंपिंग स्टेशन से कम नहीं है। निगम प्रशासन की ओर से कूड़ा कचरा डालने के लिए पर्याप्त स्थान मुहैया नहीं कराए जाने के कारण ग्रामवासी नदी में ही सारा कचरा डाल रहे हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में हालात और विकट हैं। यहां सारा सीवेज अपशिष्ट बिना किसी ट्रीटमेंट के नदी के हवाले किया जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण, अतिक्रमण और प्रशासन व जनता की अनदेखी के चलते दहा का प्रवाह थम गया है।
बरसात के समय में ही यह नदी गति से बहती है, अन्यथा यह प्रदूषण कारण तत्वों जैसे आर्सेनिक, लेड, पारा, क्रोमियम आदि का घर बनकर रह गया है। न केवल प्रदूषण बल्कि बारिश के पानी के साथ बहकर आई जलकुंभियों के कारण भी नदी का दम घुट रहा है। घाटों के आसपास जमा यह जलकुंभी आसपास के इलाकों में बीमारियां फैलाने का भी कारण बनती है। विशेषज्ञों की माने तो जलकुंभी पानी में घुली ऑक्सीजन को भी कम कर देती है। इससे जलीय जीवों के जीवन पर संकट खड़ा हो जाता है और साथ ही जलीय जैव विविधता पर भी बुरा असर पड़ता है। हाल ही में जिला प्रशासन ने इस नदी को बचाने के लिए और इसे अतिक्रमण मुक्त बनाने की बात कही है और इसी क्रम में नदी की मैपिंग कराए जाने की भी चर्चा की जा रही है। यदि इन सभी प्रयासों को उचित मॉनिटरिंग और बेहतर जनसहयोग के साथ किया जा सकेगा तो मुमकिन है कि भविष्य में दाहा नदी अविरल होकर बहे और जिस तरह से ये सैकड़ों सालों से लोगों की सेवा करती आ रही है और आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी यह दाहा नदी उसी तरह से अविरल प्रवाह बहेगी और सभी का जो है उसी तरह से सेवा करती रहेगी।